हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए आज है लेक्चर नंबर 46 और कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 3 को। और आज का टॉपिक ओमीय तथा अनओमीय परपथ यानी ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सर्किट्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो देखें पीछे हम ओम का नियम पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं अनुगमन वेग के आधार पर, और छोटे छोटे टर्म्स जैसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, इन सब भौतिक राशियों को हमने पीछे पढ़ लिया है। तो अब इस टॉपिक को समझने में हमें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ओमीय परपथ से बात करते हैं। तो देखिए इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे हमने जो आज का टॉपिक रखा है वो है ओमीय तथा अनओमीय परपथ। इस टॉपिक को हम और भी कई तरीक़ों से नाम दे सकते हैं कि जैसे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम के नियम की सीमाएं। मान लीजिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि ओम के नियम की सीमाएं, तो आप लोग सोचेंगे सर आपने हमें ओम के नियम की सीमाएं तो पढ़ाई ही नहीं हैं। तो ओम के नियम की सीमाओं का अर्थ यही है, इसी में ही हम जब अनोमीय परपथ की बात कर रहे हैं यानी ओम के नियम से हट गए अब हम, तो या तो इसको ये कह लें ओम के नियम की सीमाएं, तो आप लोग ऑब्लिक में करके हेडिंग डाल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ या फेलियर ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम के नियम की असफलता, ओम का नियम कहाँ फेल हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक एक ही बात है। तो या तो ये कह लें कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, या ये कह लें कि फेलियर ऑफ ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, या ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सर्किट पढ़ रहे हैं। तो देखिए नाम से स्पष्ट है। पहले हम किसकी बात करते हैं? ओमीय परपथ की। ओमीय परपथ, ओमिक सर्किट। तो देखें सिंपल सी बात है भाई कि वे परपथ, नाम से स्पष्ट है कि ओमीय परपथ हैं तो ओम के नियम का पालन कर रहे होंगे। तो वे परपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? ओमीय परपथ। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वे परपथ, और इन परपथों में चालक लगे होंगे। वे परपथ भाई सर्किट होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वैद्युत परपथ होगा, उसमें वैद्युत एलिमेंट्स लगे होंगे। तो वे परपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परपथ कहलाते हैं। अब यहाँ आपको एक बात रिमाइंड करनी है कि ओम का नियम क्या था। ओमीय परपथ कहलाते हैं। अब देखें भाई लिखने में थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन आप लोगों को असुविधा नहीं रहती फिर। अब देखें ओम का नियम क्या था। ओम के नियम में हमने पढ़ा था कि V इक्वल्स टू आई आर या V अपॉन आई बराबर नियतांक, ठीक है। V अपॉन आई बराबर आर था यानी नियतांक था, जिसे हमने क्या कहा था? चालक का प्रतिरोध। तो यहाँ देखें हमने ये भी बताया था कि अगर हम VI ग्राफ प्लॉट करें V और I के बीच, तो चूंकि V और I का अनुपात नियत है, यानी इस नियम को हमने लिखा कि वे परपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं। अर्थात आप यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थात ऐसे परपथों में विभवांतर तथा धारा के बीच का अनुपात सदैव नियत रहता है, यानी V और I नियत रहता है। तो जब नियत रहेगा तो ग्राफ एक सरल रेखा आएगा। तो तथा ऐसे परपथों में, तथा शॉर्ट में लिख देते हैं, तथा VI ग्राफ कैसा आता है? एक सरल रेखा आता है। इसको भाई ध्यान से समझना, इतना आसान भी मत समझ लेना कि लापरवाही करो। VI ग्राफ एक सरल रेखा आता है किन में? ओमीय परपथों में। तो सरल रेखा आएगा तो इस तरीके से समझ लें, जैसे इस एक्सिस पर हमने V ले लिया और इस एक्सिस पर I ले लिया
तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, जिससे कि वी और आई का अनुपात हर पॉइंट पर कैसा रहेगा, नियत। और वो अनुपात है क्या वी और आई का, आर है। जो अनुपात है वो आर है, यानी इस रेखा का अगर हम ढलान देखें, जैसे ये एंगल थीटा हो, वी एच के साथ अगर थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ पर देखें अगर हम 2 पॉइंट ले लें, एक ये और एक ये, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहाँ से, तो ये एंगल थीटा, ये जो लाइन है ये डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करेगी, और ये आई एक्सिस के अलोंग है, तो ये डेल्टा आई हो गया। तो नियतांक है, वी और आई का अनुपात नियतांक है, तो इसका जो ढलान है वो भी नियत है। तो इसके ढलान से हमें क्या मिलता है, चालकत्व मिलता है और प्रतिरोध मिल जाता है, तो वो भी कैसा है, नियत है। तो इससे जो हमें प्रतिरोध मिल रहा है इस ग्राफ से, उसको हम रैखिक प्रतिरोध कह देते हैं। क्या नाम कहा जाता है, ऐसे परपथों का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक प्रतिरोध, यानी लीनियर रेसिस्टेंस, लीनियर रेसिस्टेंस। लीनियर रेसिस्टेंस क्या है, आर। आर बराबर है कितना यहाँ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो ये किसके बराबर है, अगर यहाँ देखें डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी करें तो ये क्या हो गया, यहाँ कॉट थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि अब जैसे हम यहाँ से प्रवणता निकालें, प्रवणता वक्र की जो प्रवणता है टेन थीटा होती है, प्रवणता टेन थीटा बराबर हो गई लंब बटे आधार, लंब हुआ डेल्टा आई बटे डेल्टा वी। तो ये इसका उल्टा है, यानी 1 बटे आर, यानी प्रवणता का उल्टा क्या हो गया, यानी इससे ये भी कह सकते हैं कि आर बराबर 1 बटे टेन थीटा, यानी प्रवणता का उल्टा प्रतिरोध को व्यक्त करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, या इक्वल्स टू इसको कोट थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर 1/r की बात करें तो प्रवणता टेन थीटा बराबर किसके हो गई, यानी r बराबर क्या हो गया, 1 बटे वक्र का ढाल, यानी प्रवणता किसकी, वक्र की, जिसे स्लोप कहते हैं, स्लोप टेन थीटा होती है ना स्लोप, वही ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। और अगर प्रवणता टेन थीटा की बात करें, ढलान कह देते हैं इसको या ढाल भी कह देते हैं, एक ही बात है, प्रवणता कह लें या ढाल कह लें या ढलान कह लें या स्लोप कह लें, एक ही बात है। ये टेन थीटा बराबर कितना आया था, डेल्टा आई बटे डेल्टा बी बराबर 1 बटे आर, बराबर इसको हम चालकता भी कह सकते हैं, चालकत्व टेन थीटा, क्योंकि रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो यानी उस वक्र का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चालकत्व को, चालकत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात समझ में आ गई, यानी उसका जो ढलान है वो चालकत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस ढलान का व्युत्क्रम प्रवणता को या कोट थीटा, वो कोट थीटा प्रतिरोध को यानी रेसिस्टेंस को, यानी स्लोप कंडक्टेंस को यानी चालकत्व को, और उसका उल्टा प्रवणता का उल्टा व्युत्क्रम किसको, प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में। तो चलिए, ये तो हमने बात की थी, जैसे ओम्स लॉ में इसको हम पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वे परपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करेंगे उनके लिए ग्राफ एक सरल रेखा आएगा, और उनका जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक प्रतिरोध कहलाएगा। अब बात करते हैं इसको समझें कैसे, उदाहरण क्या दें इसके। उदाहरण में दे सकते हैं आप, जो धात्विक चालक, जो चालक धातुओं के बने होंगे वो ओमीय परपथ के उदाहरण हैं, धात्विक चालक हैं, जैसे कॉपर है, चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एटसेट्रा इत्यादि। पारा है, यानी धातुओं से बने जो चालक हैं
वो ओम के नियम का पालन करते हैं। अब कुछ मिश्र धातुएं भी हैं, जैसे टंगस्टन है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, नाइक्रोम है, ये पीछे पढ़ चुके हैं, कई एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। मैं इसको फिर शॉर्ट में रिवाइज करूँगा कि होता क्या है। अब जैसे हम टॉर्च का बल्ब ले लें या वैद्युत बल्ब ले लें, जो घरों में पहले तंतु वाले बल्ब चलते थे, अब तो एलईडी लाइट, CFL ये चल रही हैं। लेकिन अब हम बात करें उस बल्ब की जो इलेक्ट्रिक बल्ब है। आप लोगों ने 10th क्लास में उस बल्ब की बनावट पढ़ी थी कि 2 पिन होती हैं यहाँ। अब यहाँ मैं पूरा डिटेल बल्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक तंतु होता था, फिलामेंट तंतु, जो कि टंगस्टन धातु का बना हुआ है। तो अब यहाँ एक बात समझें कि भाई ओम का नियम जो है वो फंडामेंटल लॉ नहीं है नेचर का कि वो हर जगह लागू ही होगा। इसकी सीमाएं हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट ओमीय परपथ कोई नहीं हो सकता, हर परपथ में कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी, यानी सदैव ये ग्राफ एक सरल रेखा नहीं रहेगा। तो अभी हम अनोमीय परपथ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बात ओमीय परपथ की ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों को जोड़ते हुए चलेंगे तो समझ में आ जाएगी। जैसे इस बल्ब को लें तो इसमें जो तंतु है वो इसी का है, और हम इसको क्या कह रहे हैं कि ओमीय परपथ का उदाहरण दे रहे हैं। या किसी और चालक की भी बात कर लें, किसी और चालक का हमने सर्किट बनाया है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो होता क्या है भाई कि जब धारा का मान कम है तब तक तो वैद्युत प्रतिरोध नियत रहता है और ग्राफ एक सरल रेखा आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ओमीय परपथ का उदाहरण है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे तार का ताप बढ़ने लगता है, वो गर्म होने लगता है चालक, और गर्म होने से, ताप बढ़ने से, पीछे वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप के साथ वैद्युत प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है। तो जब प्रतिरोध बदल गया तो ढलान बदल जाएगा, यानी V और I का अनुपात नियत नहीं रहेगा, यानी वक्र एक सरल रेखा नहीं रहेगी। तो जितने भी हमने ऐसे लिखा है कि हमने यहाँ बड़ा आसानी से लिख दिया कि धात्विक चालक क्या हैं, ओमीय परपथ के उदाहरण हैं, लेकिन एक सीमा के अंदर हैं। जब धारा का मान हमारा कम है, जब धारा ज़्यादा बहने लगेगी, तार ज़्यादा गर्म होने लगेगा और प्रतिरोध बहुत तेज़ी से वेरिएट होगा, तो ग्राफ हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखें, जैसे इस टॉर्च के बल्ब की बात करें या वैद्युत बल्ब की बात करें तो स्टार्टिंग में तो ये एक सरल रेखा आएगा, लेकिन आगे चल के इसका ग्राफ कर्व होने लगेगा, वक्राकार शेप में आने लगेगा। अब थोड़ा और सीधा सा लगे ये ग्राफ, और फिर इसमें गुलाई सी आने लगी। तो यहाँ तक देखें, इतने पोर्शन को देखें, यहाँ तक तो ग्राफ हमारा कैसा रहा, सरल रेखा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लिमिट के अंदर तक ये परपथ हमारा कैसा है, ओमीय प्रतिरोध है। कैसा है? तो एक पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि सीधे सीधे कह दिया कि तांबे का तार धात्विक चालक। बुक्स में आपको ये मिल जाएगा कि ओमीय परपथ के उदाहरण दीजिए, तो उसमें लिखा होगा कि धात्विक चालक ओमीय परपथ के उदाहरण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एक सीमा के अंदर ही है, वो भी एक सीमा से ज़्यादा धारा जब बहने लगेगी, टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो वो भी ओम के नियम का पालन करना बंद कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा परपथ हो गया, ये हो गया ओमीय। यहाँ तक इस एक्सिस पर V है और इस एक्सिस पर I है, यहाँ तक सरल रेखा रहेगा, तो ये ओमीय परपथ हो गया यहाँ तक, या ओमीय क्षेत्र हो गया, ओमीय परपथ है। ठीक। और यहाँ के बाद वक्र में वो, यहाँ के बाद एक सरल रेखा न होकर वक्र हो गया, यानी ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा, तो ये क्षेत्र अनोमीय परपथ का हो गया, यानी अनओमीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, अनओमीय क्षेत्र। तो बात समझ रहे हैं? तो ये बात मैंने अभी अनोमीय परपथ भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ इसलिए बताया है कि ये दिमाग में मत बैठा लेना कि ये 100% ओमीय परपथ ही, ऐसा नहीं है। कब हैं ये सब? शर्त क्या है इनकी? सूक्ष्म धाराओं के लिए, धाराओं के अल्पमान के लिए। उदाहरण ये सब कब हैं?
यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है धाराओं के अल्पमान के लिए। कम मान की सीमा तक, उस सीमा के बाद ये भी हमारे कैसे हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक दोनों में अंतर करने के लिए समझा दिया है। एग्जाम में अगर आता है तो आप इतना लिख देंगे तो कोई गलत बात नहीं है कि उदाहरण पूछता है वो कि ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ के उदाहरण दीजिए, तो आप लोग ये उदाहरण दे सकते हैं। धात्विक चालक और जैसे मिश्र धातु में भी दे सकते हैं, और धाराओं के कम मान की सीमा तक ये आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा कि ओमीय प्रतिरोध क्या है। तो एक वैसे देखें तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ओमीय परपथ क्या है, कि वे परपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, और ऐसे परपथों में वी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव एक सरल रेखा आता है, और इस सरल रेखा से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ऐसे परपथों का जो प्रतिरोध होता है वो भी नियत होता है, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, रैखिक प्रतिरोध, क्योंकि वो नियत है, वी और आई का मान बदल नहीं रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया। ये नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन एक फिगर बनाएंगे, उदाहरण दे देंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अनओमीय परपथ पर। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अनओमीय परपथ। समय की बचत के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, तो ये आप, मैं नहीं भी लिखता तब भी आप समझ चुके हैं कि वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परपथ कहलाते हैं, और ऐसे परपथों में वी आई ग्राफ एक सरल रेखा नहीं आएगा, सरल रेखा न होकर एक वक्र होता है। ओके, तो ऐसे परपथ क्या कहलाएंगे, अनओमीय परपथ, यानी ऐसे परपथों में वी और आई का अनुपात एक नियतांक नहीं रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें टॉर्च का बल्ब ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, उसमें भी एक सीमा के बाद क्या हो गया था, वक्र हमारा अनओमीय हो गया था। तो टॉर्च का बल्ब या वैद्युत बल्ब भी लिख सकते हैं, टॉर्च का बल्ब, और आप ले सकते हैं डायोड बल्ब, डायोड बल्ब, टेट्रोड बल्ब, ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, और थर्मिस्टर ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें स्टार्टिंग से ही क्या होता है, यानी जैसे चालक थे उनमें एक सीमा के बाद वक्र की फॉर्म आती थी, उससे पहले वो सरल रेखा रहता था। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें स्टार्टिंग से ही वक्र, जो ग्राफ खींचेंगे वो वक्र की शेप में होता है, एक सरल रेखा नहीं होता। इस बात को मैं दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा वाक्य सही नहीं बना है, कि अभी हमने पढ़ा कि जैसे चालकों में वी और आई के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सरल रेखा आता है, और एक सीमा के अंदर एक पर्टिकुलर करंट के बाद एक सीमा के बाहर जाके वो वक्र में आता है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें स्टार्टिंग से ही ग्राफ कैसी शेप ले लेता है, वक्र की सरल रेखा नहीं होता, जैसे डायोड वाल्व, टेट्रोड वाल्व, ट्रांजिस्टर हैं, थर्मिस्टर हैं। ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनके इलेक्ट्रोड अघुलनशील हों, यानी अघुलनशील इलेक्ट्रोड वाले अपघट्य भी इसमें आ जाएंगे, वो भी लिख देता हूं मैं, अघुलनशील इलेक्ट्रोड वाले अपघट्य या वैद्युत अपघट्य। एक बात और भाई, एक काम और कर लेना, जैसे आपने इससे पहले ओमीय परपथ लिखा था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे, तो उसमें ये एग्जाम्पल और बढ़ा लेना कि घुलनशील इलेक्ट्रोड वाले अपघट्य। देखो घुलनशील इलेक्ट्रोड हैं अगर अपघट्य के, तो वो ओमीय परपथ में आ जाता है, एक काफ़ी लिमिट तक उसका ग्राफ एक सरल रेखा रहता है।
और अघुलनशील है तो स्टार्टिंग से ही इसका ग्राफ वक्र की शेप में आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अघुलनशील इलेक्ट्रोड वाले अपघट्य आएंगे अनओमीय में, और घुलनशील इलेक्ट्रोड है तो किसमें, ओमीय परपथ वाले एग्जाम्पल में हम उसको दे सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे इनके ग्राफ खींचे, जैसे अभी हमने टॉर्च का बल्ब का ग्राफ खींचा था तो कुछ इस तरीके से आया था, एक सीमा तक स्ट्रेट रहा था, लेकिन कुल मिला के ओवरऑल देखें तो ये भी एक अनोमीय परपथ हो गया टॉर्च का बल्ब, या वैद्युत बल्ब, कुछ भी लिख सकते हैं। टॉर्च का बल्ब, और दूसरा जैसे डायोड वाल्व का ग्राफ खींचें तो इस तरीके से डायोड वाल्व। अगर टेट्रोड वाल्व का खींचें, कहाँ खींचूं भाई, टेट्रोड वाल्व यहाँ खींच देता हूँ। इस एक्सिस पर V ले रहे हैं, इस पर I ले रहे हैं, VI ग्राफ है ये, V और I। ये किसका है, टेट्रोड वाल्व। तो ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ग्राफ, इनको आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे। टेट्रोड वाल्व है, ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तब। ट्रांजिस्टर है, उसके भी ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होते। इसको आप सेमीकंडक्टर, अगली मतलब जो आगे यूनिट आएगी एक अर्धचालक युक्तियाँ, वहाँ ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड भी पढ़ेंगे, संधि डायोड, उनका ग्राफ भी एक सरल रेखा नहीं होता है, वो भी अनोमीय परपथ में आ जाएगा। तो सिंपली अभी हमें यहाँ बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, केवल इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखें इन ग्राफों में क्या है कि एक सरल रेखा नहीं है तो इनका प्रतिरोध नियत नहीं है। तो इन वक्रों से जो प्रतिरोध मिलेगा पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे हम देखेंगे एक निश्चित ग्राफ के जिस हिस्से में हम प्रतिरोध देखेंगे, तो इसलिए यहाँ का प्रतिरोध कहलाता है गत्यात्मक प्रतिरोध। जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ाया था कि वो प्रतिरोध क्या कहलाता था, रैखिक प्रतिरोध। यहाँ क्या कहलाएगा, अरैखिक प्रतिरोध। अरैखिक, और वो प्रतिरोध कैसे मिलता है, इस वक्र के ढलान के व्युत्क्रम से। पीछे समझाया था अभी कि R बराबर 1/स्लोप, प्रवणता, पीछे हम समझा चुके थे। तो अरैखिक प्रतिरोध कह देते हैं, यानी नॉन लीनियर रेसिस्टेंस। ऐसे परपथों का जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर रेसिस्टेंस, या दूसरा नाम अनओमीय प्रतिरोध भी कह देते हैं। अनओमीय प्रतिरोध, दैट इज नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। या गत्यात्मक, ये नाम ज़्यादा यूज होता है, इसको ध्यान रखेंगे। गत्यात्मक प्रतिरोध ज़्यादातर क्या यूज होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध, दैट इज डायनामिक रेसिस्टेंस। क्या कहेंगे इसको, डायनामिक रेसिस्टेंस, क्योंकि ये परिवर्ती है, नियत नहीं है, बदल रहा है। क्योंकि वक्र, एक जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा न होकर वक्र में है। यहाँ ढलान अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, अलग अलग स्थानों पर ढलान बदल रहा है, यानी V और I का अनुपात भी बदल रहा है। तो अब जैसे इसी ग्राफ से देखें तो कैसे निकालेंगे, जैसे दो पॉइंट लिए, दिस एंड दिस, यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक ट्रायंगल बना लें तो ये डेल्टा I और ये डेल्टा V को रिप्रेजेंट करेगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा I बटे डेल्टा V। और इस एंगल को अगर थीटा माने, इस एंगल को थीटा माने तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा डेल्टा
सॉरी क्या लिख दिया, आर बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा आई होता है, डेल्टा वी बटे वी अपॉन आई आर होता है। तो डेल्टा वी बटे डेल्टा आई आर हो गया। टेन थीटा बराबर यहाँ से देखेंगे तो डेल्टा आई बटे डेल्टा वी हुआ, इसका उल्टा है, यानी ये हमारी प्रवणता है, यानी प्रवणता का उल्टा क्या है, आर। तो यही हमारा क्या है, यानी इस ग्राफ की प्रवणता का व्युत्क्रम गत्यात्मक वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगा, डायनामिक रेसिस्टेंस कहलाएगा, या नॉन ओमिक कहलाएगा, या नॉन लीनियर कहलाएगा, जबकि वहाँ लीनियर रेसिस्टेंस था, रैखिक प्रतिरोध था, या ओमीय प्रतिरोध भी उसको कह सकते थे। अब देखें जो डायनामिक रेसिस्टेंस है आर, तो मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे यहाँ से देखा ये हमारा स्लोप है, प्रवणता, स्लोप का मतलब आप क्या लिख लेंगे, ढाल या प्रवणता। तो एक बटे प्रवणता ही तो हुई है, एक बटे प्रवणता यानी स्लोप। तो इस ग्राफ से जो प्रवणता मिल रही है उसका व्युत्क्रम क्या बताएगा, डायनामिक रेसिस्टेंस। तो देखें अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, जो हमारा डायनामिक रेसिस्टेंस आर है, कौन सा रेसिस्टेंस, डायनामिक, मैं अब यहाँ आर डी लिख देता हूँ, क्योंकि एक आर ओमिक परपथ में भी पड़ा था। तो ये डायनामिक रेसिस्टेंस, देखिए प्रतिरोध नेगेटिव भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, कौन सा, डायनामिक। जो रैखिक प्रतिरोध था वो तो धनात्मक ही होगा, लेकिन जब डायनामिक रेसिस्टेंस की बात करेंगे, गत्यात्मक प्रतिरोध की बात करेंगे, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव तो होता ही है प्रतिरोध, लेकिन डायनामिक रेसिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक, कैसे, देखें यहाँ देखें, यहाँ तक तो पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे जैसे V बढ़ रहा है I भी बढ़ता जा रहा है, यानी R हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पर जो आर डी है, यहाँ पर निकालेंगे गत्यात्मक प्रतिरोध पॉजिटिव होगा, लेकिन इस एरिया में यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ वोल्टेज बढ़ाने पर धारा घटने लगी, यानी आर हमारा नेगेटिव हो गया। आर कैसा है, आर डी जो है हमारा डायनामिक, वो कैसा हो गया, नेगेटिव इस रीजन में। तो नेगेटिव भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। देखें यहाँ पर डायोड वाल्व में, देखें यहाँ जाके वक्र एक सरल रेखा हो गया, सरल रेखा हो गया, तो ढलान कितनी हो गई, शून्य हो गई, क्योंकि tan 0 का मान 0, क्योंकि थीटा 0 हो गया, क्योंकि इस अक्ष के ये समांतर आ गया। तो इसे सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ये आगे की चीज़ें हैं भाई। तो देखें यहाँ पर जो वक्र का ढलान है वो शून्य हो गया, तो वक्र के ढलान का उल्टा, यानी ढलान यानी प्रवणता का उल्टा आर होता है, यानी अब शून्य का उल्टा इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ हमारा जो आर है वो कितना है, इन्फिनिटी है। तो आर हमारा अनंत भी हो सकता है। कौन सा आर, डायनामिक, गत्यात्मक प्रतिरोध। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इन ग्राफों से स्पष्ट है कि आप लोग अनोमीय परपथ भी समझ चुके हैं। तो इन शॉर्ट सीधी सी बात हम ये कहेंगे, सिंपली समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा हम ज़्यादा चर्चा कर गए तो कन्फ्यूज़न पैदा न हो। देखो सिंपली वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करेंगे, यानी ऐसे परपथों में V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा अगर आ रहा है, तो हम उस परपथ को ओमीय परपथ कह देंगे, और उसका जो प्रतिरोध है वो जनरली प्रतिरोध भी कहा जा सकता है, या रैखिक प्रतिरोध भी कहा जा सकता है, या ओमीय प्रतिरोध भी कहा जा सकता है। और जिन परपथों में वक्र ग्राफ हमारा वक्र की शेप में आ रहा है, एक सरल रेखा नहीं आ रहा, वहाँ ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा, वहाँ स्टार्टिंग से ही ओम का नियम लगना बंद हो गया। तो सूक्ष्म हिस्सों में इनमें भी ओमी एलिमेंट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर ग्राफ देखें तो वो ऑलमोस्ट कैसा है, अनोमीय परपथ है। तो सीधी सी बात, जहां ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा, जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में, जिन परपथों में, वो परपथ हमारे अनोमीय परपथ हो जाएंगे। और ऐसे परपथों का जो आर है वो वेरिएबल है, बदल रहा है, तो इसका क्या नाम देंगे, ऐसा प्रतिरोध हमारा डायनामिक रेसिस्टेंस, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, या नॉन लीनियर रेसिस्टेंस। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ V और I ग्राफ खींचा है, तो मैं यहाँ V और I लिख देता हूँ। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। तो इन दोनों परपथों को आप कॉपी पर लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो मैं पढ़ाना तो और भी चाह रहा था, लेकिन ये दो टॉपिक ही हो पाए, यानी ओमीय और अनोमीय परपथ ही कंप्लीट हो पाए हैं। कोई बात नहीं, अब अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति।
देखिए वैद्युत ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोगों के यहाँ एक बिजली का बिल आता है, वो किस हिसाब से आ जाता है, उसको कैसे कैलकुलेट करें, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि हम वैद्युत शक्ति पढ़ चुके होंगे, वैद्युत ऊर्जा पढ़ चुके होंगे, वैद्युत ऊर्जा का व्यय पढ़ चुके होंगे। जो हम अपने घरों में वैद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बात भी इसमें आएगी। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बने रहिए इस चैनल पर और कल का लेक्चर देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। ओके, बाय।